दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना का नया वर्जन ओमिक्रॉन के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज छपी खबर के अनुसार कल यानी कि 2 जनवरी को पूरे देश में 27,533 नए केस रजिस्टर्ड किए गए, जबकि 284 लोगों की मृत्यु हुई। ये फिगर अपने आप में बहुत बड़ी और परेशान करने वाली है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है वर्चुअल कोर्ट के बारे में, और उसी के परिप्रेक्ष्य में सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है, एक गाइडलाइन जारी किया है कि आने वाले समय में किस तरह से कार्य किया जाएगा। ये गाइडलाइन रजिस्ट्रार ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया और आपके मोबाइल में ज़रूर होगा। फिर भी मैं इसकी कुछ खास बातें आपसे आज चर्चा करना चाहूँगा। क्या दिया है इस नोटिफिकेशन में? इसमें कहा गया है कि सभी अदालतें अभी तक जिस तरह के जो भी गाइडलाइन हैं, सर्कुलर हैं, नोटिसेज हैं, उनके अकॉर्डिंग कार्य करती रहेंगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात, न्यायालय परिसर में, कोर्ट के अंदर, कोर्ट कैंपस के अंदर, अदालत के अंदर एक समय में केवल 10 अधिवक्ता या उनके पैरोकार, कुल मिलाकर 10 लोग एक समय में रह सकते हैं और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। 6 चेयर सिर्फ कोर्ट रूम के अंदर रखी जाएंगी। सैनिटाइजेशन, नंबर 3 पर इसमें दिया गया है कि सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कोर्ट के डोर पर की जाएगी और सभी अदालतें सैनिटाइज होने के बाद ही खुलेंगी। सीएमओ से चर्चा करके सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि अब केस जो हैं वर्चुअल मोड में लिए जाएंगे, ऑनलाइन मोड में लिए जाएंगे। ऑनलाइन उन्होंने नहीं कहा है, वर्चुअल कोर्ट कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ फर्क महसूस हो रहा है। जुडिशियल सर्विसेज सेंटर, सेंट्रलाइज फाइलिंग काउंटर पहले भी बनाया गया था लॉकडाउन 2 में, फिर से इसको एक्टिवेट किया जाएगा और यहीं से नए केस की फाइलिंग होगी। नंबर 6 पर इसमें बताया गया है कि जो आपकी एविडेंस है वो जुडिशियल सर्विसेज सेंटर के माध्यम से रिटर्न में दी जा सकते हैं, आर्गुमेंट्स रिटर्न में लिए जा सकते हैं। मास्क कंपलसरी होगा। नंबर 7 पर कहा गया है सभी अधिवक्ता, क्लर्क्स, रीडर और स्टाफ के लोग या जो भी लोग आते हैं न्यायालय में मास्क लगा कर आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। नंबर 8 पर इसमें सीएम को पावर दी गई है, शक्ति दी गई है, उसको ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया है कि सीएमओ जब तक चाहेंगे तब तक अदालतें खुलेंगी। अगर सीएमओ को लगता है कि किसी शहर में किसी जगह पर न्यायालय को बंद करना आवश्यक है तो वह न्यायालय को बंद करा सकता है और इस आशय की एक सूचना इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजेगा, कारण सहित भेजेगा। थर्मल स्कैनिंग चेकअप सीएमओ द्वारा इसकी व्यवस्था की जाएगी। नंबर 10 पर कहा गया है कि और जितने भी प्रिंसिपल जज हैं, फैमिली कोर्ट हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, ये सब इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। नंबर 11, बार एसोसिएशन के साथ डिस्कशन किया जाएगा, यानी कि जो भी गाइडलाइन जारी किए जाएंगे वो एक बार एसोसिएशन, वहाँ की जो भी कंसर्न बार एसोसिएशन है उसके साथ कंसर्न किया जाएगा, उसके साथ मीटिंग की जाएगी, उसके साथ योजना बनाई जाएगी। नंबर 12 पर केवल वही एडवोकेट अलाउ किए जाएंगे कोर्ट रूम में जिनका केस लगा हुआ है, जिनके केस की हियरिंग हो चुकी है, वो तुरंत कोर्ट परिसर खाली कर देंगे। और नंबर 13 पर डेली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जिला जज के द्वारा भेजनी होगी ई सर्विसेज के माध्यम से हाई कोर्ट को। ये जो नंबर 13 आई है कि डेली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भेजनी होगी। पिछली बार लॉकडाउन 2 में हमने देखा कि शायद इसी तरह की कोई रिपोर्ट हाई कोर्ट द्वारा मांगी गई और तब स्टाफ ने, जो न्यायालय के स्टाफ थे, उन्होंने जल्दबाजी में उनको रिपोर्ट तैयार करके भेजी, जो उनकी डेट्स अपडेट नहीं थी वो भी उन्होंने बनाकर भेज दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ऑनलाइन डेट्स अलग आई जबकि फाइल के ऊपर डेट अलग थी, जिसकी वजह से वकीलों को बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना उठाना पड़ा, बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। आखिर में कहा गया है 14 कि ये गाइडलाइन 3 जनवरी से लागू हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरह से जो सर्कुलर ये आया है, ऑनलाइन आया है, ईमेल के द्वारा आया है,
इसमें एक और ख़ास बात जो नहीं कहीं दिखाई दी, इसमें कहीं भी एसेंशियल मैटर, अर्जेंट मैटर या जनरल मैटर नहीं लिखे हुए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले लॉकडाउन में हमने देखा न्यायालयों ने, खासतौर से निचली अदालतों ने अपने मन मर्जी से काम किया और एक कैटेगरी नहीं निकाल दी कि साहब ये अर्जेंट मैटर हैं, ये सुने जाएंगे, और ये अर्जेंट मैटर नहीं है, ये नहीं सुने जाएंगे। समनिंग ऑर्डर बंद हो गए, 156 3 CRPC पर कार्रवाई बंद हो गई, थाने से रिपोर्ट नहीं आई कई महीने तक, जिसकी वजह से एडवोकेट्स को और वादकारियों को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ा। वहां पर मेरा प्रश्न पहले भी था कि अर्जेंट मैटर की परिभाषा क्या है। दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी हीनियस क्राइम में जेल में बंद है, उसकी बेल लगी हुई है, मान लीजिए वो डेथ केस में, मर्डर केस में है, 302 में है। इसी के पैरेलल एक दूसरा व्यक्ति जो 323 में जिसके वारंट हैं या जेल में चला गया किसी वजह से, या 138 NI एक्ट का मामला ले लें, जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, चेक बाउंस हो गए हैं, उनको कहा गया कि अभी इन पर कार्रवाई नहीं होगी, ये अर्जेंट नहीं है। मेरा यहां पर कहना यह है, जिसका मुकदमा है एक बार उससे तो मालूम कीजिए कि उसके लिए वो कितना अर्जेंट है। किसी वादकारी का मामला 323 का है या 156(3) का है या 155(2) का है या 138 NI एक्ट का है या कोई और जिसको कहा गया कि साहब ये अर्जेंट नहीं है, उन लोगों से पूछिए क्या वो अर्जेंट है या नहीं। भले कोई व्यक्ति 302 में जेल में है, उसकी बेल पड़ी हुई है या उसका कुछ और मामला है, वो उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे वादकारी के लिए। तो मैं समझता हूँ अर्जेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। हर प्लेंटिफ के लिए, हर वादकारी के लिए, हर एक्यूज या जो भी रेस्पोंडेंट है उसके लिए अपना मुकदमा मच अर्जेंट है। यहाँ कोई कैटेगरी इस तरह से नहीं बनाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रशंसा करनी होगी। उन्होंने पहले ही पैरा से ऊपर दे दिया कि पहले पैरा में दे दिया कि कार्य जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलते रहना चाहिए। दूसरा, उन्होंने इस बात को भी इंसिस्ट किया कि वर्चुअल मोड में कार्य होगा। तो वर्चुअल मोड का मतलब ये है, पहले भी हमने देखा लॉकडाउन 2 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कार्य किया, वो वर्चुअल मोड में काम लगातार करती रही, लेकिन निचली अदालतों में बहुत भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। कोविड की वजह से वकीलों को और वादकारियों को बहुत इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रभाव भी पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। चूँकि इसमें एक बात ये भी कही गई है कि बार एसोसिएशन के द्वारा मीटिंग की जाएगी, उनसे कंसर्न किया जाएगा, तो ये मैं इसीलिए संदेश देना चाहता हूँ कंसर्न बार एसोसिएशन को कि जब मीटिंग हो तो वो इस तरह की बातें ज़रूर रखें। हम आशा करते हैं कि ओमिक्रॉन भी इसी तरह से कंट्रोल हो जाएगा, जैसे पिछले 2 हमने झेले हैं, कंट्रोल किया है। इसको भी हम किसी तरह से बर्दाश्त करेंगे, इससे भी बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। पहले ही लोगों के कारोबार का, वकीलों के प्रोफेशन का एक बुरे दौर से गुजर चुके हैं। फाइनेंशियल स्थिति पर बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। दोबारा से अगर निचली अदालतें इस तरह की चीज़ें करती हैं, महीनों समनिंग नहीं होती है, आदेश नहीं होते हैं, फाइलें पेश नहीं होती हैं, तो इसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना महामारी, ओमिक्रॉन, इससे बचाव लाजमी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। साथ ही वर्चुअल कोर्ट, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने ऑनलाइन मोड इस्तेमाल नहीं किया, शायद वर्चुअल कोर्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। इसमें सुधार यहाँ तक किया जाना चाहिए, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं, तब फाइलिंग भी ऑनलाइन होनी चाहिए। जुडिशियल सर्विसेज सेंटर का फंक्शन पिछली बार तक हमने ये देखा कि वहाँ उस रूम में एडवोकेट को जाना पड़ता है। वो जिस तरह से फिजिकल फॉर्म में फाइल देता है उसी तरह वो फाइल अपनी तैयार करके देता है, अपने डॉक्यूमेंट्स देता है, फिर तब वो ऑनलाइन केवल उसकी हियरिंग होती है। यहाँ मेरा कहना यह है फाइलिंग भी ऑनलाइन होनी चाहिए। बहुत से एडवोकेट जो खास तौर से बुजुर्ग हैं, न्यायालय जाना नहीं चाहते, वह घर से बैठ के ही अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से फ़ोटो खींचकर स्कैन करके ऑनलाइन फाइलिंग करें। अब यहाँ बात आती है फीस की, वकालतनामा है या कोर्ट फीस है, उसके लिए भी ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की जानी चाहिए। आजकल गूगल पे, रूपे, ये पे, वे पे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तब कोर्ट फीस भी ऑनलाइन की जा सकती है, जिस तरह से हमने स्टाम्प एंड रजिस्ट्री की फीस ऑनलाइन पेमेंट होते हुए देखी है रजिस्ट्री केस में।
वर्चुअल कोर्ट को फुल्ली ऑनलाइन मोड में लाना चाहिए, ताकि न्यायालयों में कम से कम अधिवक्ता आए, अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी, अपने आप लोग अपने घर पर रह जाएंगे, तब ये ज़्यादा प्रभावी होगा। आप भी इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस संबंध में और क्या किया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विचार, ज़्यादा राय हमारे कंसर्न बार एसोसिएशन तक पहुँचे। बहरहाल वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिएगा, मास्क, सैनिटाइजेशन, और मेरी एक सलाह, कार्य ना हो तो कम से कम घर से बाहर निकलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।